नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं आपके साथ जयसवाल सर। दोस्तों मैथ्स पेडागोजी के टॉप 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। यहाँ से 4 से 5 नंबर दोस्तों आपके क्लियर हो जाएंगे और प्रत्येक एग्जाम में विद एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। यहाँ से ये टॉप 50 प्रश्न में से गणित शिक्षा शास्त्र यानी मैथ्स पेडागोजी के 50 प्रश्नों में से 4 से 5 नंबर के जरूर पूछे जाते हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, अध्यापक अध्यापिका बनना, प्रिपरेशन के लिए बेहतरीन मौका है, सिलेक्शन पाने का बेहतरीन मौका है। तो चलिए इन 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। रेखा गणित को किसने व्यवस्थित रूप प्रदान किया है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। रेखा गणित को किसने व्यवस्थित रूप प्रदान किया है? तो वह आपके हैं ब्रह्मगुप्त। दूसरा प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में गिनती सिखाने के लिए किसका प्रयोग होता है? सभी कमेंट करेंगे। अगर आपको पता है आप लोग भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो प्राथमिक कक्षाओं में गिनती सिखाने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो सभी लोग जानते हैं गिनत, अबेकस। गिनतारा और अबेकस दोनों इंपॉर्टेंट है। तो प्राथमिक कक्षाओं में गिनती सिखाने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो अबेकस का। तीसरा प्रश्न है, स्कूली शिक्षा में गणित का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? तो स्कूली शिक्षा में गणित का जो मुख्य लक्ष्य होता है, बच्चों के विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण होता है। फोर्थ नंबर प्रश्न है दोस्तों, करिकुलम फॉर 10 ईयर्स स्कूल किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो करिकुलम फॉर 10 ईयर्स स्कूल किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो एनसीईआरटी के द्वारा। किसके द्वारा? एनसीईआरटी के द्वारा। पांचवा प्रश्न दिया गया है कि गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है, किसने कहा था? तो सभी लोग जानते हैं यह डटन का कथन है, डटन का स्टेटमेंट है कि गणित शिक्षण का वह वास्तविक उद्देश्य है ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है। किसने कहा था? डटन ने कहा था। ये बात आपको नोट कर लेना है। छठवां प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षा का महत्व होता है। तो प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्व क्या होता है? तो व्यवहारिक रूप में होता है। अगर प्राथमिक स्तर की बात करें, प्राइमरी लेवल की बात करें, इसमें गणित शिक्षा का जो महत्व होता है वह व्यवहारिक रूप में होता है। सातवां प्रश्न है, बहुत सारी गणित जानने के बजाय यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए, किसने कहा था? बहुत सारी गणित जानने के बजाय यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीयकरण कैसे किया जाए। यह किसने कहा था? तो ये आपके डेविड फिलर ने कहा था। नोट कर लेंगे, परिभाषाएं बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। एक दो परिभाषाएं तो आपके एग्जाम पर पूछ ही ली जाती हैं। गणितीय ज्ञान का मुख्य रूप से उपयोग किस विषय में होता है? तो गणितीय ज्ञान का मुख्य रूप से उपयोग जो है विज्ञान विषय में होता है। गणित और विज्ञान का संबंध सभी लोग जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नौवां प्रश्न दिया गया है कि इकाई उपागम किस गणितज्ञ से संबंधित है? तो सभी जानते हैं इकाई उपागम जो है मोरिसन गणितज्ञ से संबंधित है। अगर पेपर में आ गया एग्जाम में कि इकाई उपागम किस गणितज्ञ से संबंधित है, तो मोरिसन गणितज्ञ से संबंधित हो जाएगा। इकाई उपागम की बात कर रहे हैं। 10वां प्रश्न है, जो छात्र गणित नहीं समझते हैं वह पाठशाला में प्रवेश नहीं पा सकते हैं, यह कथन किसका है? तो जो छात्र गणित नहीं समझते हैं वह पाठशाला में प्रवेश नहीं पा सकते हैं, यह कथन प्लेटो का है। नोट कर लेंगे, किसका है? प्लेटो का कथन है। प्लेटो कथन क्या है कि जो छात्र गणित नहीं समझते हैं वह पाठशाला में प्रवेश नहीं पा सकते हैं, यह कथन प्लेटो का है। गणित शिक्षण विधि के किस विधि द्वारा कमजोर छात्रों को ज़्यादा लाभ मिलता है? यानी ऐसी विधि का नाम बताइए जिसमें गणित शिक्षण के विधि के साथ साथ किस विधि द्वारा कमजोर छात्रों को ज़्यादा लाभ मिलता है? वह है संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि के माध्यम से जो होता है कमजोर छात्र होते हैं इनको लाभ मिलता है। किस विधि के द्वारा? संश्लेषण विधि के द्वारा। जो गणित की संश्लेषण विधि है उनको कमजोर छात्रों को लाभ मिलता है, संश्लेषण विधि के द्वारा मिलता है। और गणित शिक्षण की कौन सी विधि तार्किक प्रतिपादन की विधि कहलाती है? तो वह आपकी संश्लेषण विधि है। गणित शिक्षण की अगर प्रश्न आ गया कि कौन सी विधि तार्किक प्रतिपादन विधि है, तो वह आपकी संश्लेषण विधि कहला जाएगी। और अगर यह प्रश्न आ गया कि किस विधि द्वारा अर्जित ज्ञान स्थायी होता है, तो वह होता है विश्लेषण। किस विधि द्वारा अर्जित ज्ञान स्थायी हो जाता है वह हमारी कहलाती विश्लेषण विधि। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अर्जित ज्ञान स्थायी होना अर्थात विश्लेषण विधि की बात कर रहे हैं।
किसी भी द्वारा प्राप्त ज्ञान जो है गणित शिक्षण छात्रों में आत्मविश्वास एवं आत्मा निरुत्ता की भावना उत्पन्न करती है। यह कहलाती है आगमन विधि द्वारा। ठीक है, आगमन विधि द्वारा प्राप्त गणित शिक्षण छात्रों में आत्मविश्वास एवं आत्मा निरुत्ता की भावना उत्पन्न करती है। यह कहलाएगी आगमन विधि की बात कर रहे हैं। किसका कथन है कि शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को स्थायी और रोचक बना देता है? किसका कथन है कि शिक्षक जो है शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को स्थायी और रोचक बना देता है? यह किसका कथन है? मेकन तथा राइवस का कथन है। राब इसका कथन है, नोट कर लीजिएगा। शिक्षक जो है शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को स्थायी और रोचक बना देता है। मेकन तथा राविस का कथन है। पाई कैसी संख्या है? बहुत बार पूछा गया कि यह पाई जो है कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, जब मान इसका 22 से 1/2 दिया जाए या 22 दशमलव कुछ मान दे दिया जाए, 14 पॉइंट ऐसे कुछ मान होता है इसका। ठीक है, कई बार पूछा भी जाता है, 3.14 मान होता है वैसे। ठीक है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है जब अगर पाई लिखा जाएगा। ठीक है, और गणित की प्रकृति कैसी होती है? तो गणित की प्रकृति तार्किक रूप में होती है। ये नोट कर लेना, बहुत बार पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गणित की प्रकृति कैसी होती है? तो तार्किक रूप में होती है। और शून्य की खोज किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। शून्य की खोज और सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले, देखिए शून्य की खोज सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने की थी। किसने की थी? शून्य की खोज सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने की थी। और शून्य का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो वह हमारे ब्रह्मगुप्त है। ये नोट कर लेना है। अगर प्रश्न आ गया कि शून्य का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो ब्रह्मगुप्त करना है। और यह पूछा जाए कि शून्य की खोज किसने की, तो आर्यभट्ट के ऑप्शन पे जाना है। और गणित की प्रकृति होती तो सभी जानते, गणित की प्रकृति तार्किक रूप में होती है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, सभी जानते हैं। अगर हम कोई त्रिभुज है 180 अंश का है और त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, तो 180/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। जैसे मान लीजिए कोई एक त्रिभुज है, मान लीजिए एक त्रिभुज है, इसका टोटल 180 आ जाएगा। ठीक है, तीनों भुजाओं का मिला के अंतः कोणों का योग 180 आ जाएगा। अगर मान लीजिए एक का 60 दिया है और एक का आपका 90 दे दिया गया, एक का 60 और एक का 90 दिया गया, तो तीसरा कोण कैसे निकालेंगे? तो 60 कर लेंगे, ठीक है, प्लस 90 कर लेंगे, बाकी जो बचेगा शेष वह आपका कोण हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि शेष कोण 30 होगा, तो हमारा तीसरा कोण जो है 30 डिग्री का हो जाएगा। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है? तो 540 डिग्री होता है। पंचभुज मतलब सभी लोग समझते हैं पंचभुज ना, ये होता है पंचभुज। मैं आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हूँ, ऐसे आपका होता है, ये पंचभुज हो गया। 1 2 3 4 5 भुजाएं जिसकी होती हैं, और इनके अगर अंतः कोणों का योग देखा जाए तो 540 होता है। आपको ध्यान देना है, कितना हो जाएगा? पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग मान कितना होता है? तो 540 डिग्री होता है। विभाजन ई का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो विभाजन ई का उपयोग रेखाखंड की लंबाई मापने हेतु किया जाता है। ये किसने कहा है कि गणित सभी विज्ञानों का द्वार व कुंजी है? तो सभी लोग जानते हैं, पिछली बार ये आपके एमपी टेट में पूछा गया प्रश्न है, कई बार रिपीट हुआ है प्रश्न है। किसने? गणितज्ञ सभी विज्ञानों को, और सी टेट में पूछा भी गया प्रश्न है, रीट एग्जाम में भी पूछा गया प्रश्न है। तो गणित सभी विज्ञानों का द्वार और कुंजी है, रोजर बेकन का कहना है, सभी जानते हैं, समझते हैं। सांख्यिकी के प्रसारण का विश्लेषण नामक विधि किसके द्वारा हुई है? तो सांख्यिकी के प्रसारण का विश्लेषण नामक विधि आर्य फिशर द्वारा हुआ है। गणित की मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता माने जाते हैं? तो गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता प्लेटो माने जाते हैं। गणित में हासिल लेने की प्रक्रिया किसके द्वारा दी गई थी? तो गणित में हासिल लेने की प्रक्रिया श्रीधर के द्वारा दी गई थी। दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या। सभी लोग जानते हैं प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याओं में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो प्राकृत संख्याएं 1 से लेके 1 2 3 4 डैश अनंत तक सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगी? 1 हमारी सबसे छोटी प्राकृत संख्या हो जाएगी। और पूछा गया कि पाई का प्रतिपादन किसने किया है? बहुत बार टीटी एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि पाई का प्रतिपादन किसने किया है। तो पाई का प्रतिपादन सभी लोग जान लें, पाई का मान 3.1416 होता है।
और इसके प्रतिपादन आपके आर्यभट्ट प्रथम है। पाई का जो ये मान है इसका प्रतिपादन किसने किया था, तो आर्यभट्ट प्रथम ने किया था। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, देखिए भाज्य संख्या जैसे 1 2 3 4 5 6 संख्याएं दी जाए और इनमें से सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा जाए तो अभाज्य संख्याएं का फार्मूला सभी को पता है, जो एक से कटे स्वयं से कटे, अन्य तीसरे से ना कटे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। दो अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना होता है कि दो अभाज्य संख्याएं मान लीजिए हैं, इनका महत्तम समापवर्तक अधिकतम एक ही होगा, ये आपको ध्यान देना है। क्योंकि दो अभाज्य संख्याएं जो है इनका महत्तम या एचसीएफ ज़्यादा नहीं हो सकता, बाकी भाज्य संख्याओं को हो जाएगा लेकिन अभाज्य संख्याओं का नहीं हो जाएगा, क्योंकि अभाज्य स्वयं से कटती हैं या एक से कटती हैं। अगर मान लीजिए दो अभाज्य संख्याएं तो दो अलग अलग अभाज्य संख्याएं होंगी, ठीक है। जब दो अलग अलग अभाज्य संख्याएं हैं तो इनका महत्तम एचसीएफ एक ही होगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या आ जाए तो सभी जानते हैं सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होती है वह शून्य होती है। प्रश्न आ गया कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य हो जाएगी। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, तो किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य जो है अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, नोट कर लेना है। दो परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, तो अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। और प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग अगर पूछा जाए तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं 2 3 4 7 11, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग आपको बताना है। तो आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, टोटल योग कर लेना है, ठीक है। सभी योग करें। यहाँ 4 के जगह मिसप्रिंट हुआ क्योंकि 4 आपकी अभाज्य संख्या नहीं है, 4 भाज्य संख्या आ जाएगी, क्योंकि 4 को 2 से काटा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 आना चाहिए। अब यहाँ पे प्लस कीजिए, 5 3 8 2 10 और 11 7 18 10 28 हो जाएगा। यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, 4 के जगह 5 कर लीजिए, क्योंकि 4 यह भाज्य संख्या होती है, ठीक है। 4 कैसी भाज्य संख्या, क्योंकि 4 को हम 1 से काट लेंगे, 4 से भी काटेंगे और इसको 2 से भी काट सकते हैं, तो ये हमारी भाज्य संख्या में आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ, 5 हो जाएगा। 2 3 5 7 11, ये 5 प्रथम अभाज्य संख्या है और इनका योग कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। गणित विज्ञान है किसका है, तो गणित विज्ञान गणनाओं का विज्ञान है। गणित किसका विज्ञान है, गणनाओं का विज्ञान है। और बताए गए नियमों को उदाहरण में प्रयोग कर पोस्ट करना किस शिक्षण विधि से संबंधित है, तो बताए गए नियमों को उदाहरण में प्रयोग कर पोस्ट करना किस शिक्षण विधि से संबंधित, यह कहलाता है आगमन विधि। उदाहरण से नियम की ओर चलना आगमन विधि कहलाता है। और ज्यामिति का संबंध किस छेद से है, तो सभी जानते हैं ज्यामिति का संबंध मापन छेद से है। प्रश्न आ गया कि ज्यामिति का संबंध किस छेद से है, तो यह मापन से संबंधित है। और ह्यूरिस्टिक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो ह्यूरिस्टिक का शाब्दिक अर्थ होता है खोज करना। ह्यूरिस्टिक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, खोज करना। ह्यूरिस्टिक विधि आपने पढ़ी भी होगी। ह्यूरिस्टिक विधि की खोज किसने की थी, ह्यूरिस्टिक विधि की खोज सभी लोग जानते हैं किसने की थी, प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग ने की थी। किसने की थी, प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग ने। ह्यूरिस्टिक विधि की खोज किसने की, प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग ने की थी। जीवन की किस गतिविधि में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है, तो जीवन की आर्थिक गतिविधि में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है। जोड़ घटाना गुणा भाग, कहीं जाते हैं आते हैं, ठीक है, कितना लेना है कितना देना है, सामग्री खरीदते हैं, तो जीवन की जो हमारी आर्थिक गतिविधि होती है इसमें गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है। गणित शिक्षण की सहायक दृश्य सामग्री क्या होती है, तो गणित शिक्षण की सहायक दृश्य सामग्री श्यामपट्ट आ जाएगी, मॉडल आ जाएगा और चार्ट आ जाएगा। अगर ऑप्शन दे दिया जाए कि गणित शिक्षण की सहायक दृश्य सामग्री, तो दृश्य सामग्री जो हमें देख सके, श्यामपट्ट देख सकते हैं, मॉडल जो होते हैं, चार्ट होता है वो बच्चों को दिखाते हैं ना, तो यह दृश्य सामग्री में आ जाएगी। और गणित को रोचक, सुग्राही एवं सरल बनाने के लिए आवश्यक होता है, किसके लिए आवश्यक होता है, ठीक है। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं, शिक्षक बंधु, आई होप सभी पर इस क्लास को आपने लाइक कर दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, सपोर्ट करें। गणित को रोचक, सुग्राही एवं सरल बनाने के लिए आवश्यक होता है प्रभावशाली मनोविज्ञान।
अगर आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं और आपको बच्चों के लिए गणित को रोचक और सुग्राही एवं सरल बनाना है तो उसके लिए आवश्यक होगा प्रभावशाली मनोविज्ञान। और प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व होता है, तो प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व जो है मानसिक रूप पे यहाँ होता है। उपलब्धि परीक्षण नैदानिक परीक्षण में अंतर क्या हो जाएगा, तो उपलब्धि परीक्षण नैदानिक परीक्षण में केवल उद्देश्यों का अंतर होता है। उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण में क्या अंतर होता है, केवल उद्देश्यों का अंतर होता है। और मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है, वह गतिविधि कौन सी होती है, तो आपके और हमारे जीवन की गतिविधियों में जो गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है वह कहलाता है सामाजिक और आर्थिक। अगला प्रश्न है सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री कौन हो जाएगी, तो सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री प्रत्यक्ष अनुभव होता है। सभी लोग जानते हैं प्रत्यक्ष अनुभव जो मिलता है, जितना आप लोग प्रत्यक्ष प्रैक्टिस करते हैं आपको जो अनुभव मिलेगा वह सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री होती है। किसी के लिए, बच्चों के लिए इसीलिए बोलते हैं ना कि जो गृह कार्य आप लोग देते हैं बच्चों के लिए तो बच्चे स्वयं करके आएँ। उससे क्या होता है, प्रभावशाली बच्चों में शिक्षण सामग्री बहुत ही होता है किसके लिए, प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा। जब वो बच्चा स्वयं सीखता है वह प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करता है। और इससे ज़्यादा आपसे बेहतर कौन समझ सकता है। गणित के अध्ययन को या गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा गणित का अध्ययन कर रहा है तो उस बच्चे में किस गुण का विकास होगा, ऑप्शन दे दिया जाएगा। और एक ऑप्शन दे रहेगा, देखिए आत्मविश्वास, तार्किक सोच, विश्लेषक सोच। अगर तीनों दे दिए गए तो फिर उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन दे दिया जाएगा, या तीनों में से कोई एक आपको दिया जाएगा और बाकी रंग दिए जाएंगे, गलत ऑप्शन दिए जाएंगे। तो गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है, तो आत्मविश्वास का विकास होता है, तार्किक सोच का विकास होता है और विश्लेषक सोच का विकास होता है। और गणित में किस विधि में हम प्राय सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं, तो सभी लोग जानते हैं गणित की ऐसी विधि जिसमें हम सूत्र और नियमों की सहायता लेते हैं वह कहलाती है निगमन विधि। गणित की ऐसी विधि निगमन विधि है जिसमें हम सूत्र और नियमों की सहायता लेते हैं। तो ये रहे दोस्तों महत्वपूर्ण आपके प्रश्न जो आपके 4 से 5 नंबर क्लियर करेंगे मैथ्स पेडागोजी में। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। बाकी क्लासेज आपको मिल रही हैं तो चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। हर एक क्लास हर एक कंसेप्ट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मिल रही है। तो सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। सभी का जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर।